तो दोस्तों, हमारे बाहुबली यानी प्रभास की लेटेस्ट मूवी द राजा साहब रिलीज हो चुकी है, जो कि हॉरर कॉमेडी जॉन की एक फिल्म है। हालांकि इसकी कॉमेडी एकदम बेकार है, लेकिन इसकी कहानी ठीक ठाक है, जिसे अगर अच्छे से प्रेजेंट किया जाता तो ये एक बढ़िया मूवी बन सकती थी। पर अगर इसकी बुरी बातों को साइड में रख के सिर्फ स्टोरी पर फोकस किया जाए तो यहाँ हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिलता है। इसीलिए आज मैं राजा साहब मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद शहर से, जहां एक दिन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक अनजान बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। तब उस लावरिस लाश को ठिकाने लगाने का काम एक वार्ड बॉय को दिया जाता है, जो कि उस बूढ़े का थोड़ा सामान और पैसे अपने पास रख लेता है और फिर उसकी लाश को जला देता है। इसके बाद वह उसकी अस्थियां लेकर नरसापुर नाम के एक जंगल के पास से गुजरता है। रास्ते में वह खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकता है और उसी बूढ़े आदमी का 500 का नोट निकालता है। पर तभी अचानक वह नोट उड़कर उस जंगल में एक बड़ी सी हवेली में चला जाता है। तब वो वार्ड बॉय भी वहां पहुंच जाता है। वो एक अजीब सा भूतिया घर था। वहां उस वार्ड बॉय को वहीं मरे हुए बूढ़े की आवाज आती है, जो कि यह बोलता है कि उसने उसका जो भी सामान लिया है वह उसे उन अस्थियों के साथ वहीं पर छोड़ दे, क्योंकि वह घर उसका ही है। फिर जैसे ही वह वुड बॉय वो सामान लौट आता है, तब उस पे एक सर कटा आदमी हमला कर देता है। इसके बाद हमें हैदराबाद के पास का एक गांव दिखाया जाता है, जहां एक औरत अपने पोते के साथ रहती थी, जिसका नाम था राजा साहब उर्फ राजू। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, इसीलिए वह अपनी दादी के साथ रहता था, जिसे अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी थी। पर वह औरत दो लोगों को कभी नहीं भूलती थी, एक अपने पोते और दूसरे अपने पति यानी राजा साहब के दादा कनक राजू को, जो कि कई साल पहले घर छोड़कर चले गए थे। राजू की दादी हमेशा यह कहती थी कि वो लोग महाराजा खानदान से हैं और उनके एक नौकर ने उनका खजाना चुरा लिया था, जिसे ढूंढने के लिए कनक राजू उसके पीछे गए थे और वह कभी वापस नहीं लौटे। इसीलिए वह आज तक अपने पति का इंतजार कर रही थी। राजा साहब यह तो मानता था कि उसके दादा लापता हो गए, जिसे उसने बहुत ढूंढा भी था। पर वह इस बात को नहीं मानता था कि वह लोग राज परिवार से है, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसीलिए वह अपनी दादी को बीमारी की वजह से पागल समझता था। फिलहाल राजू ने अपने पैसों की कमी दूर करने के लिए एक अमीर लड़की को पटाया था, जिसका नाम था अनीता, जो कि राजा साहब से बहुत प्यार करती थी और ज्यादातर उसके घर पर ही रहती थी। फिर एक दिन दादी को यह सपना आता है कि कनक राजू की तबीयत बहुत खराब है और वह मरने वाले हैं। तो इससे वह बहुत कमजोर हो जाती है और अपने पति से मिलने की जिद करने लगती है। इसी दौरान राजा साहब का एक दोस्त उसे अपनी सगाई की फोटो दिखाता है, जिसमें राजू को एक बूढ़ा दिख जाता है, जो कि उसका दादा ही था। वो फोटो चार मीनार के पास की थी, जहां राजू के पहचान का एक पुलिस वाला था, जिसे वह अपने दादा की तलाश करने बोलता है। तो वह पुलिस वाला इसके लिए 5 लाख रुपए मांगता है। तब राजा साहब अनीता से 5 लाख उधार लेकर अपने दादा को ढूंढने हैदराबाद चले जाता है। वहां उसे अपना एक दोस्त सूनू मिलता है, जो कि ऑटो चलाता था। इसीलिए राजू उसके ऑटो में पुलिस स्टेशन जाने लगता है। रास्ते में उसे एक क्रिश्चियन नन दिख जाती है, जिसका नाम था बेसी। राजू उसे पसंद करने लग जाता है, इसीलिए वह बेसी को इम्प्रेस करने के लिए उसके चर्च में जाता है और वहां एक बीमार बच्ची के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए दान कर देता है। फिर वह अपने पुलिस दोस्त मंगल के पास जाता है, जिसके साथ वह सीनियर इंस्पेक्टर को झूठ बोल के उन्हें 5 लाख रुपए की जगह 1 लाख रुपए दे देता है और अपने दादा के बारे में बताकर उन्हें ढूंढने बोलता है। तब वह इंस्पेक्टर पूरे शहर में कनक राजू के मिसिंग पोस्टर्स लगवा देता है, जिसे देखकर बैसी राजा साहब को कॉल करती है और बोलती है कि उसका दादा कुछ दिन पहले उसके 3 लाख रुपए लेकर भाग गया था। राजू को इस बात पे यकीन नहीं होता कि उसका दादा चोर है, लेकिन वैसी उसे बोलती है कि अगर उसने वह पैसे नहीं लौटाए तो वह उस पर केस कर देंगी। इसके अलावा उधर वह इंस्पेक्टर को यह पता चल गया था कि मंगल और राजू ने उसे कम पैसे दिए हैं, इसीलिए वह उन्हें फोन करके बाकी पैसों के लिए धमकी देता है। यह सुनकर राजा साहब बहुत डर जाता है और किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करने का सोचता है। तभी उसके पास भैरवी नाम की एक लड़की आती है, जो कि राजू को 1 करोड़ रुपए दिखाकर बोलती है कि उसके दादा ने उन पर बहुत एहसान किए थे, जिसके बदले में वह यह पैसे लेकर आई है, लेकिन वह इसे कनक राजू के हाथ में ही देंगी, पर क्योंकि वह अभी लापता थे।
इसीलिए भैरवी राजा साहब के साथ मिलकर उसके दादा को ढूंढने लग जाती है। राजू को भी पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वह भैरवी को अपने साथ रख लेता है, जो कि अब उससे प्यार करने लग जाती है। इसी बीच राजू को अपने गांव से अनीता का कॉल आता है कि उसकी दादी को फिर से दादा का सपना आया था, इसीलिए वह हैदराबाद चली गई है। तब राजू और भैरवी दादी को लेने जाते हैं और उन्हें हैदराबाद के एक रिश्तेदार के पास छोड़ देते हैं। और अब राजू यह फैसला करता है कि वह किसी भी तरह जल्दी से अपने दादा को ढूंढेगा, ताकि उसकी दादी की हालत और ना बिगड़े। इसी के चलते एक दिन उसे हैदराबाद में गंगा राजू नाम का वह आदमी दिख जाता है, जो उसके दादा का खजाना चुरा के भागा था। इसीलिए राजा साहब उसे पकड़ के बहुत मारता है। तब भैरवी वहां आकर उसे रोकती है और राजू को बोलती है कि वह आदमी उसका नाना है, जो कि चोर नहीं है, और वह इसी बात को साबित करने के लिए उसके दादा को पकड़ना चाहती थी, जिसके लिए उसने वह 1 करोड़ का नाटक किया। फिर गंगा राजू राजा साहब को उसकी दादी और दादा का पूरा इतिहास बताता है। कई दशक पहले राजू की दादी गंगा देवी देवनगर साम्राज्य की राजकुमारी थी, और वह अपनी पूरी दौलत की इकलौती वारिस थी। एक दिन जब गंगा एक मंदिर के बाहर गरीबों को खाना बांट रही थी, तब वहां पर एक भिखारी आता है जो था कनक राजू। वह उस वक्त बहुत भूखा था, इसीलिए वह राजकुमारी के हाथ से खाना छीन के खाने लगता है। तब उस महल का वजीर गंगा राजू कुछ सिपाहियों के साथ वहां आता है और वह कनक राजू को बहुत मारता है, जिसकी वजह से उस भिखारी को काफी गुस्सा आता है और वह इस अपमान का बदला लेने की कसम खा लेता है। कनक राजू यह सोचता है कि अगर वह किसी तरह से गंगा को पा ले तो पूरा साम्राज्य उसका हो जाएगा। वो यह काम ताकत से नहीं कर सकता था, इसीलिए वह काले जादू का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसके लिए वह किसी जादूगर की तलाश करने निकल पड़ता है। और काफी भटकने के बाद वो एक बड़े तांत्रिक के पास पहुंचता है, जो कि तब तक किसी से बात नहीं करता था जब तक वह सामने वाले का खून बहता हुआ ना देख ले। इसीलिए कनक राजू उस तांत्रिक को खुश करने के लिए अपना एक हाथ काट लेता है, जिसकी वजह से वह तांत्रिक उससे बात करता है और वह सबसे पहले अपने जादू से उसका कटा हुआ हाथ ठीक करता है। फिर जब कनक राजू उसे बोलता है कि वह राजकुमारी गंगा देवी और उसकी पूरी दौलत हासिल करना चाहता है, तब वह तांत्रिक कहता है कि इसके लिए उसे घोर तपस्या करनी होगी, जिसके लिए कनक राजू तैयार हो जाता है। और तब वह तांत्रिक उसे एक गहरे अंधेरे कुएं में भेजता है, जिसमें कुछ शक्तियां थीं। वहां कनक राजू को 2 अमावस्या तक लगातार मंत्र जाप करना था। उसी कुएं में खून पीने वाले पिशाच भी मौजूद थे, जिनसे बचकर और उन पर ध्यान दिए बिना कनक राजू वह तपस्या कर लेता है, जिससे उसे कुछ अलौकिक शक्तियां मिल जाती हैं। इसी के साथ वह तांत्रिक उसे वशीकरण करने वाला एक प्रसाद भी देता है, जिसे कनक राजू जब राजकुमारी गंगा को खिलाता है तो वह उसके वश में आ जाती है और उसके प्यार में दीवानी हो जाती है। फिर वह उससे शादी कर लेती है, जिसकी वजह से कनक राजू देवनगर साम्राज्य का राजा बन जाता है और वह 1 साल में ही गंगा देवी की पूरी संपत्ति हड़प लेता है। लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरता। कनक राजू को अब और दौलत और ज्यादा ताकत चाहिए थी, जिसके लिए वह घर छोड़ने का फैसला करता है, ताकि वह दूसरे लोगों को लूट के और खजाना जमा कर सके और अपनी शक्तियां बढ़ा सके। घर छोड़ने के लिए कनक राजू एक खतरनाक चाल चलता है। वह सबसे पहले रानी के आभूषणों की जिम्मेदारी गंगा राजू को सौंपता है और फिर उसे महल से भगाकर उस पर आभूषणों की चोरी का इल्जाम लगाता है। तब उसे ढूंढने के बहाने कनक राजू खुद भी वहां से निकल जाता है। इससे उसके दोनों मकसद पूरे हो जाते हैं। पहला तो घर से भागना, और दूसरा अपनी बीवी और वजीर से उस अपमान का बदला लेना, क्योंकि गंगा राजू को चोर साबित करने से सब उसे मारने के लिए ढूंढने लग गए थे और अपने पति के जाने से गंगा देवी उसकी जुदाई में पागल हो गई थी। फिर उसे एक बच्चा हो जाता है, और जब काफी टाइम तक कनक राजू वापस नहीं आता तो सब लोग गंगा को उसके ही घर से निकाल देते हैं, क्योंकि उसके एक भिखारी से शादी करने की वजह से पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया था। फिर गंगा अपने बेटे को ले एक गांव में चली जाती है और काफी गरीबी में जिंदगी काटती है। बाद में उसके बेटे की शादी होती है और कुछ टाइम बाद उसके बेटे बहू भी एक हादसे में मारे जाते हैं। जिनका एक बच्चा था, राजा साहब उसे गंगा देवी अकेले ही पालती है, और अब गंगा को अपने पति और बेटे के जाने से इतना गहरा सदमा लगता है कि उसे अल्जाइमर्स हो जाता है। फिर वह बहुत मुश्किल से अपने पोते की परवरिश करती है,
लेकिन इतनी तकलीफ और बीमारी के बावजूद भी वह कनक राजू को भूलती नहीं, क्योंकि उसने उस पे काला जादू किया था। ये सब सुनकर राजा साहब को अपने दादा पर बहुत गुस्सा आता है और अपनी दादी पर बहुत दया। इसके बाद गंगा राजू उसे बताता है कि उसे हाल ही में अपने आदमियों से यह खबर मिली थी कि कनक राजू नरसापुर फॉरेस्ट में दिखा है। इसीलिए राजा साहब भैरवी और अपने दोनों दोस्त मंगल और सीनू को लेकर उस जंगल में चला जाता है। वहां उन्हें एक बड़ी सी हवेली नजर आती है, जिससे राजू को लगता है कि उसका दादा वहीं पर छुप के बैठा है। इसीलिए वह चारों उस हवेली का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। वहां पे कनक राजू की एक बड़ी सी फोटो लगी थी, जिससे राजा साहब को यह यकीन हो जाता है कि वह घर उसके दादा का ही है। इसीलिए वह अपने दोस्तों के साथ कनक राजू को वहां ढूंढने लग जाता है। ये वही जगह थी जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, और वह वार्ड बॉय अभी तक वहीं पर कैद था। फिर राजू और उसके साथी उस घर में घूमते हुए एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां बहुत सारा खजाना और पैसे रखे हुए थे। वो लोग जैसे ही उसे छूने जाते हैं तो वहां वो वार्ड बॉय आ जाता है और उन्हें रोक देता है। फिर वह राजा साहब को बोलता है कि उसका दादा मर चुका है, और जब उसने उसकी चीजें लेने की कोशिश की थी, तब कनक राजू की आत्मा ने उसका बहुत बुरा हाल किया था। इसीलिए कोई भी उसकी दौलत को हाथ ना लगाए। लेकिन राजू का कहना था कि वह पूरा खजाना उसकी दादी का है, जिसे वह अपने साथ लेकर जाएगा। तभी वहां एक वसीयत उड़ते हुए आती है, जिसमें कनक राजू ने लिखा था कि वह घर उसका शरीर है और वह दौलत उसकी आत्मा, जिसे अगर किसी ने छुआ भी तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। पर राजा साहब उसकी धमकी से नहीं डरता, और वह खुद को उस खजाने का वारिस मानकर उसे ले जाने की कोशिश करता है। तब उस हवेली में रखा हुआ वो अस्थियों का मटका फूट जाता है, और उसके जरिए कनक राजू अपने पोते को बोलता है कि वह खुद अपनी मर्जी से वहां नहीं आया है, बल्कि उसने उसे जानबूझकर उसकी दादी से अलग किया है, ताकि वह अपना मकसद पूरा कर सके। असल में कुछ दिन पहले कनक राजू ने उसी तांत्रिक से यह कहा था कि वह बूढ़ा होकर मरने वाला है, लेकिन वह अपनी दौलत छोड़ना नहीं चाहता, और वह भोगने के लिए उसे एक नया शरीर चाहिए। तब वो तांत्रिक ने यह बताया था कि उसे नया जन्म तभी मिलेगा जब गंगा देवी मर जाएगी और कनक राजू के सारे पाप उसे लगेंगे। लेकिन वह खुद अपनी बीवी को मार नहीं सकता था। इस प्रक्रिया के लिए गंगा देवी को प्राकृतिक मौत मारना जरूरी था। इसीलिए कनक राजू ने अपनी मौत के बाद से गंगा को यह बोलना शुरू किया कि वह मरने वाला है और वह अपने पोते के जरिए उसे ढूंढे। कनक राजू ने ही राजा साहब के दोस्त के फोन में वह फोटो डालकर उसे हैदराबाद बुलवाया था, और अब यहां उसे अपने महल में लाकर फंसा दिया, ताकि वह दादी पोता अलग हो जाए और गंगा अकेले तड़प के मर जाए। फिलहाल राजू की दादी हैदराबाद में ही थी, जहां कनक राजू उसे सपने में बोलता है कि अगली अमावस को वह मरने वाला है। इसीलिए वह भी उसके साथ दुनिया छोड़ दे, क्योंकि कनक राजू के इस टोटके के लिए उसे गंगा की मौत अमावस की रात में ही चाहिए थी। उधर राजा साहब और उसके दोस्त वह हवेली से निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, और कोई ना कोई चीज उन्हें वहीं रोक देती है, क्योंकि वह पूरा घर एक माया महल था। फिर अगली सुबह राजा साहब का फोन ट्रैक करके वैसे भी वहां आ जाती है, क्योंकि उसे अपना पैसा चाहिए था। फिर वहां जब वह अपने दोस्त के साथ खजाने वाले कमरे में जाकर वह पैसे लेने की कोशिश करती है, तो उन पर एक भूत हमला कर देता है। अब बैसी भी उस घर में फंस जाती है, जहां उसे राजू से पता चलता है कि उसका दादा मर के भूत बन गया है और वह सबको परेशान कर रहा है। तब बैसी इस मुश्किल से निकलने के लिए डॉक्टर पद्म भूषण नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को वहां बुलाती है, जो कि साइंस का इस्तेमाल करके आत्माओं से निपटता था। फिर पद्म भूषण उस हवेली की स्टडी करके सबको यह बताता है कि कनक राजू ना सिर्फ एक जादूगर है, बल्कि उसने साइकोलॉजी और हिप्नोटिज्म की भी अच्छे से पढ़ाई की है। उसी का इस्तेमाल करके उसने बेसी के पैसे लिए थे और कई लोगों को लूटा था। यहाँ तक कि कनक राजू ने उस पूरे घर को भी ऐसे डिजाइन किया था कि वहां आने वाले उसके वश में हो जाए। मतलब कनक राजू के पास मानसिक और चमत्कारिक दोनों तरह की शक्तियां थी। फिलहाल डॉक्टर पद्मभूषण उसका माया जाल तोड़ने के लिए राजा साहब को हिप्नोटाइज करके उसे मेंटली स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि कनक राजू का हिप्नोसिस ज्यादा असरदार था, जिससे अब वह पद्म भूषण को भी अपने दिमागी खेल में उलझा के उसे मेंटली वीक कर देता है।
तब पद्म भूषण राजू को बोलता है कि वह लोग इंटेलिजेंस या लॉजिक का यूज करके कनक राजू को हरा नहीं सकते। इसके लिए उन्हें अपने शरीर के चक्रों का इस्तेमाल करना होगा, जो कि ऊर्जा का स्रोत है। वैसे तो चक्रों को काबू करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अपनी फीलिंग और इमोशन को फोकस करके भी उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। फिर जब पद्म भूषण इस प्रोसेस को समझाने लगता है, तभी कनक राजू की आत्मा उस पर हमला कर देती है और वह पद्म भूषण को बुरी तरह घायल करके उस हवेली से बाहर जंगल में फेंक देता है। इसके अगले दिन अनीता भी वह घर में आ जाती है, जो कि राजू के प्यार के खातिर वहां आई थी, और अब वह भी उस भूतिया हवेली में फंस जाती है। फिर अमावस की रात आती है, इसीलिए कनक राजू अपना मकसद पूरा करने के लिए गंगा राजू के मोबाइल पर कॉल करता है और राजा साहब की आवाज में बोलता है कि उसके दादा मरने की हालत में है और वह गंगा से मिलना चाहते हैं। इसीलिए वह अपनी दादी को लेकर नरसापुर फॉरेस्ट में आ जाए। गंगा राजू को यह नहीं पता था कि कनक राजू मर चुका है, इसीलिए वह गंगा देवी के पास जाकर उन्हें अपने साथ चलने बोलता है। लेकिन अपने पति के आखिरी वक्त के बारे में सुनकर गंगा खुद मरने की हालत में पहुंच जाती है, जो कि कनक राजू को मालूम था। इसीलिए उसने उसे यह झूठी खबर भेजी। फिर गंगा राजू गंगा को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और राजा साहब को कॉल करके उसकी दादी के बारे में बताता है। यह सुनकर राजू को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह उस हवेली से निकलकर हॉस्पिटल चला जाता है, पर वहां कोई उसे देख और सुन नहीं पाता। तब कनक राजू उसका भ्रम तोड़ के यह दिखाता है कि वह अब तक उसी हवेली में है और जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता, तब तक वह कहीं नहीं जा सकता। अब राजा साहब अपनी दादी को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है और वह अपने सभी दोस्तों को वहां से बाहर निकालकर उस हवेली को जलाना शुरू करता है, क्योंकि कनक राजू ने कहा था कि वह घर उसका शरीर है और वह दौलत उसकी आत्मा, जिसके नष्ट होने से वह खुद भी मर जाएगा। फिर जैसे ही वह हवेली जलने लगती है, तो उससे कनक राजू को तकलीफ होती है। इसीलिए वह उसे बचाने के लिए राजा साहब को यह दिखाता है कि वह हॉस्पिटल में है और अपनी दादी को ही जला रहा है। यह देखकर राजू डर जाता है और वह उस आग को बुझा देता है। फिर वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ है, हॉस्पिटल में या हवेली में। और अब वह खुद को और अपनी दादी को बहुत लाचार समझ के रोने लगता है। पर तभी अचानक उसे पद्म भूषण की बातें याद आती हैं कि वह अपनी अच्छी मेमोरीज पर फोकस करके सेल्फ हिप्नोटाइज हो सकता है और इस जाल से बाहर निकल सकता है। इसीलिए राजा साहब अपनी दादी को कमजोर मानने की बजाय उन्हें एक महारानी के रूप में देखता है, जिससे उसे बहुत हिम्मत और ताकत मिलती है। तब उसका हॉस्पिटल का भ्रम टूट जाता है और वह उस हवेली को फिर से जलाना शुरू करता है, जिसे रोकने के लिए कनक राजू अब उसे नए तरह के भ्रम दिखाता है, जिसमें राजू के ऊपर एक मगरमच्छ और कुछ सैनिक हमला कर रहे थे। लेकिन वह इन सभी मायाजाल से लड़के लगातार अपना काम करता रहता है, जिससे कनक राजू कमजोर हो जाता है। तब वह अपनी आत्मा और दौलत को बचाने के लिए उस तांत्रिक को बुलाता है, जो कि एक मायावी रूप में वहां आता है। फिर कनक राजू अपनी आत्मा को उस तांत्रिक की आत्मा से मिलाकर एक भयानक राक्षस बन जाता है और वह राजा साहब को अपनी मुट्ठी में दबाकर उसे मारने लगता है। तब राजू दुर्गा मां को याद करता है और अपने इमोशंस को फोकस करके अपने सभी चक्रों को काबू कर लेता है, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है और उस राक्षस का अंत कर देता है। फिर वह महल भी तबाह हो जाता है और राजा साहब और उसके दोस्त आजाद हो जाते हैं। इस सब के बाद राजू अनीता, भैरवी और बैसी के साथ मिलकर अपने दादा का श्राद्ध करता है और जब वह अपनी दादी को वहां लाता है, तो वह अपने पति की फोटो देखकर उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि कनक राजू अब पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसकी वजह से गंगा पर से उसका जादू भी हट गया था। इसलिए राजा साहब इस खुशी के मौके पर अपने घर पर एक पूजा करता है, जिसमें भैरवी, बैसी और अनीता भी आती है। वो तीनों ही अब राजू से प्यार करने लग गई थी और उसके पीछे पड़ गई थी। तब उनसे छुपने के लिए राजा साहब अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने घर से थोड़ा दूर एक सर्कस में चला जाता है, जहां उसे खुद के जैसी ही शक्ल वाला एक जोकर नजर आता है, जिसके हाथ में खून से सना हुआ एक हथौड़ा था। ये सब देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं। इसके आगे की कहानी इस मूवी के सेकंड पार्ट में दिखाई जाएंगी, जो कि शायद ही कभी रिलीज हो। तो दोस्तों, ये था राजा साहब मूवी का एक्सप्लेनेशन।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।